लेकिन आज आया तो एक सियासी मुलाकात के लिए आया। मैं भी जिग्नेश को सुन रहा था, पहली बार उनकी विधानसभा में आकर के उनके गांव में, उनके इलाके में उन्हें सुन रहा हूं, वरना इससे पहले जब भी मौका लगा उन्हें दिल्ली में सुनने का मौका मिला। उनके काम देखे हैं, उनका संघर्ष देखा है, और आज उस भाई के लिए आपके बीच में हाजिर हूं। मेरी आंखों के सामने बड़ी तादाद में बड़गाम के आसपास इलाके के तमाम जिम्मेदारान, नौजवान, बुजुर्ग और इस तरफ मेरी माएं बहनें बैठी हुई हैं। मैं सबको सलाम करते हुए चंद मिनट आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूं। रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, रिश्तों की ये नाजुक डोरें तोड़ी थोड़ी जाती हैं, अपनी आंखें दुखती हो तो थोड़ी थोड़ी जाती हैं। बड़गाम वालों, मुल्क एक ऐसे मुहाने पर खड़ा है कि जहां लड़ाई अब इस बात की नहीं बची है कि विधायक जिताओ या हराओ, एमपी जिताओ या हराओ। लड़ाई अब इस मुहाने पे आके खड़ी हो गई है कि इस मुल्क में आईन बचेगा या नहीं बचेगा, जमहूरियत बचेगी या नहीं बचेगी। लड़ाई उस मुहाने पे आके खड़ी हो गई है। चंद लोग हैं इस मुल्क में जिनका एक ख्वाब है, वो चाहते हैं कि मुल्क डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से न चले, बल्कि उनकी तानाशाही से चले, उनकी मर्जी से चले। वो ये चाहते हैं कि जो सपना कभी महात्मा गांधी जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने देखा था, वो ख्वाब मिसमार कर दिया जाए, पामाल कर दिया जाए। इसलिए बसू गांव और उसके आसपास इतराफ के तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं उनसे थोड़ी देर बहुत संजीदा गुफ्तगू करना चाहता हूं। मैं पिछले कई दिन से भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूं। तकरीबन 64 दिन से हम लोग मुसलसल चल रहे हैं एक ऐसी यात्रा पे जिसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। भारत को जोड़ने की कोशिश। और उसी दरमियान जब साथी जिग्नेश ने यह कहा कि आपको मेरे इलाके में आना है, लोगों से मुलाकात करनी है, अपील करनी है, तो मैंने जिग्नेश से कहा मेरे भाई ने बुलाया है तो मैं सुन रहा हूं। और जिग्नेश, मैंने तुम्हें देखा है जंतर मंतर पर दहाड़ते हुए, मैंने तुम्हें देखा है बिल्किस बानो के लिए अहमदाबाद से लेकर के दिल्ली की सड़कों पर मुसलसल आवाज उठाते हुए मैंने देखा है तुम्हें। इसलिए भी मेरे भाई मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं, तो शायद भी सियासत में तो पता नहीं कैसे आ गया, नसीब लेके आ गया, वरना मैं तो शायद भी, और मैं तो शायद की जबान में गुफ्तगू करता हूं। और मैं ऐलान यहां खड़ा होकर के कह रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। थोड़ी थोड़ी ठंड है, मुझे पता है, आप भी खामोश खामोश से हैं, हाथ बांध के बैठे हैं। मैं चाहता हूं कि मुझे वो जिंदगी नजर आए जिसके लिए ये इलाका जाना और पहचाना जाता है। उधर जो पीछे लोग खड़े हैं, पीछे जो लोग बैठे हैं, इधर जो साथी खड़े हैं, मुझे एक शख्स की शिरकत चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो जोश, वो जज्बा दिखे जो इन फासिस्टों से लड़ने के लिए दिखना चाहिए। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा, आंधियों को जरा खबर कर दो। सच्चे मित्र होंगे तो कोई हाथ खामोश नहीं रहेगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बड़गाम वालों,
इस बार भाजपा बड़ी मुश्किल में है। हिमाचल हार रही है, वोटिंग हो चुकी है, वहां सरकार बदलने जा रही है। मोदी जी को यहां की भी आहट मिल गई थी। ये जो डबल इंजन की सरकार है, इससे गुजरात की आवाम बहुत नाराज है। पिछली बार तो वो हारते बचे थे, सांस अटक गई थी, हालत यह हुई थी कि पानी में जहाज उतारना पड़ गया था, करतब दिखाने पड़े थे। तो फिर इस बार भी उन्हें पता था कि चीजें खराब हो रही हैं, तो उन्होंने सोचा अकेले नहीं जीता जा सकता, तो उन्होंने दो दोस्त बुलाए अपने, एक दिल्ली से और एक हैदराबाद से। उन्हें पता है कि अकेले नहीं जीता जा सकता। लेकिन मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरे साथियों, मेरे अपनों, आप जानते हैं कि पिछले 10-12 साल में मुसलसल सियासत में आने से पहले भी मेरा खुदा गवाह है कि मैंने आज तक कभी भी एक लम्हा भी आपकी फिक्र के बगैर नहीं गुजारा है। आपके मुद्दों पर लड़ता रहा हूं। जो भी प्लेटफॉर्म, जो भी ताकत, जो भी हुनर ऊपर वाले ने मेरे हाथ में दिया था, मेरे हाथ में जो कलम दिया था, मैंने उस कलम का इस्तेमाल महबूबा के जुल्म और आंचल पे नज़्में लिखने के लिए नहीं किया। मैंने पहलू खान की मां का दर्द गाया, मैंने नजीब की मां के आंसुओं को अपनी शायरी बनाई। मैं मुसलसल लड़ता रहा आपके लिए, और उस बुनियाद पर यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि मेरे भाई, लड़ाई बहुत बड़ी है, और जब बड़ी लड़ाई होती है तो छोटी छोटी नाराजगी को नजरअंदाज किया जाता है। हो सकता है किसी बात में शिकायत हो सकता है कभी फोन न उठ पाया हो, किसी मसले पे आपके साथ बातचीत न हो पाई, लेकिन जब लड़ाई बहुत बड़ी हो तो छोटी छोटी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं। मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि इस वक्त कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है, बहुत बड़ी लड़ाई है। वो लड़ाई है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम ये चाहता है कि मुल्क संविधान से न चले, देश जमहूरियत से ना चले, उनकी मर्जी से चले। लेकिन एक शख्स इस देश में जिसका नाम राहुल गांधी है, वो कह रहा है कि मैं आरएसएस की नफरत वाली राजनीति के खिलाफ सीना ठोक के खड़ा हूं, और पिछले 64 दिन से मुसलसल 25 किलोमीटर रोज वो आदमी पैदल चल रहा है भारत को जोड़ने के लिए। मैं उस यात्रा का हिस्सा हूं। मुझसे एक पत्रकार ने कहा, इमरान साहब, आप इस यात्रा में चल रहे हैं कन्याकुमारी से, आप क्या कहेंगे? तो मैंने एक ही बात कही थी कि मैं अगर महात्मा गांधी के दौर में पैदा हुआ होता तो शायद अंग्रेजों के खिलाफ उनके साथ चल रहा होता, लेकिन मैं इस दौर के गांधी के साथ पैदा हुआ हूं, तो मेरी खुशनसीबी है कि मैं इस मुल्क को बचाने की लड़ाई में इस दौर के गांधी के साथ चल रहा हूं, राहुल गांधी के साथ चल रहा हूं। और आप यकीन जाने, बस गांव के तमाम साथियों, बड़गाम के लोगों, स्टेज पर बैठे हुए हमारे जिम्मेदार साथियों, एक एक वक्त में ऐसा लम्हा आ रहा है जब 1 लाख से ज्यादा लोग, मैं चश्मदीद हूं उन लम्हों का, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर के नारा लगाते हुए कह रहे हैं, नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। ये जो नारा है, वो जो गूंज रहा है, वो नारा, तो उस नारे की गूंज की हनक इतनी है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम राहुल गांधी की टी शर्ट के रेट पता करवा रहा है कि वो टी शर्ट कितनी महंगी है। मेरे भाई, मैंने तो वो दिन भी देखा कि जब आपके गुजरात में एक पुल टूटा और 141 से ज्यादा लोग मारे गए, और उस दिन मुल्क के हाकिम इसी गुजरात में थे। उन पीड़ितों के साथ खड़े होने के बजाय दिन में 3 बार कपड़े बदल करके उद्घाटन और झंडी दिखाने में लगे थे। बेहिसी का आलम यह था। पिछले 64 दिन में देश के प्रधानमंत्री जी ने कम से कम 200 बार से ज्यादा कपड़े बदले होंगे, 40-50 कलर के कपड़े बदले होंगे, लेकिन राहुल गांधी एक सफेद कलर की टी शर्ट और एक पैंट और एक जूता, और अपनी मस्ती में मस्त वो शख्स चला जा रहा है। और उसकी धुन सिर्फ यह है कि भारत जोड़ना है,
मुझसे किसी पत्रकार ने कहा आप तो शायर हैं, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। बड़गाम वालों, वो यात्रा छोड़ करके आपके बीच में क्यों आया हूं? क्योंकि आपके बीच में बहुत सारे लोग आए बरगलाने के लिए, गुमराह करने के लिए, समझाने के लिए। जिग्नेश सिर्फ एक विधायक घर नहीं है। मेरी बात को अपने दिल में उतार के जाइएगा। जिग्नेश सिर्फ एक विधायक घर नहीं है। अगर सिर्फ एक विधायक होते तो असम की पुलिस अरेस्ट करने के लिए गुजरात नहीं आती और ले जाकर के वहां की जेल में नहीं रखे जाते। जिग्नेश का विजन बड़ा है। भाजपा जानती है कि जिग्नेश जिस कोशिश के लिए लड़ रहे हैं, अगर वो कोशिश अमली जामा पहन गई तो सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा की नफरत की राजनीति को होगा। भाजपा जानती है कि जिग्नेश जिस सामाजिक बदलाव की कोशिश कर रहे हैं, जिस दलित और अक़लियत के समाज के लोगों के बीच की दूरियां पाटने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो कोशिश कामयाब हो गई तो सबसे बड़ा नुकसान आरएसएस की नफरत की राजनीति को होगा। इसलिए जिग्नेश पर हमला भी ज्यादा बड़ा है। इसलिए कांग्रेस पर ज्यादा बड़ा हमला है क्योंकि कांग्रेस उनकी नफरत की राजनीति के खिलाफ खड़ी है। इस बीच मैंने सुना है कुछ लोग जो कांग्रेस में थे वो छोड़ के चले गए और आज वही ताल ठोक रहे हैं। मुझसे कई साथियों ने कहा कि इमरान साहब बीच में राहुल गांधी के साथ छोड़ के कई लोग आए चले गए, आप क्या कहेंगे? मैंने कहा कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं। रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते। बड़गाम वालों, आपको यह समझना पड़ेगा कि पिछली बार आपने बड़ी हिकमत से, बड़ी समझ से, बड़े सलीके से, एकजुटता से जिग्नेश को जितवाया था। भाजपा उस एकजुटता को तोड़ना चाहती है। भाजपा आपकी उस सियासी समझ को पामाल करना चाहती है। इसीलिए कोई हैदराबाद से तो कोई दिल्ली से बड़े बड़े दोस्त उनके आए हुए, वो आपको समझाएंगे ऐसा नहीं ऐसा। अरे मैं तो चश्मदीद हूं, मैंने देखा है बिहार में, मैं गवा रहा हूं कि किस तरह 2 सीटें 3 सीटें जीतने के चक्कर में सैकड़ों सीटें हरवाने का काम किया जा रहा है। किस तरह से तकरीरें कर करके, जज्बाती करके लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़े शायर ने कभी कहा था कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल तामीर करते हैं, इलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। फकत तकरीरों से काम नहीं चलने वाला है। लड़ाई इस बात की है कि हुकूमत बदलेगी या नहीं बदलेगी। जब तक दिल्ली की हुकूमत नहीं बदलेगी, इस मुल्क के तमाम मसले हल नहीं होंगे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। और दिल्ली की हुकूमत तब तक नहीं बदलेगी जब तक आपके यहाँ की हुकूमत नहीं बदलेगी, जब तक आप यहाँ समझ के साथ वोट नहीं करेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करने आया हूँ मेरे भाई कि जिग्नेश मेरा ख्याल है कल या परसों में अपना नॉमिनेशन भरेंगे। परसों 15 तारीख को अपना नामांकन करेंगे, नॉमिनेशन भरेंगे। तो मैं गुजारिश आपसे भी करूंगा कि उस दिन बड़ी से बड़ी तादाद में जरूर इनके नामांकन का हिस्सा बनिए, क्योंकि इनको आप पे बड़ा भरोसा है और उस भरोसे की लाज आपको भी बचाना है। आप तो वो लोग हैं जिनका इस बात पर ईमान है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए, ये आपका ईमान कहता है। और जिग्नेश ने आपके लिए हमेशा कभी ये नहीं सोचा कि वो आपसे अलग है। मैंने कहा ना, मैंने इस पूरे गुजरात में बहन बिल्किस के लिए सबसे ऊंची आवाज में किसी को लड़ते देखा है तो वो जिग्नेश मेवानी है, वो जिग्नेश मेवानी है। मैं तो पूरे मुल्क में कह रहा हूं। और अभी 2-3 हफ्ते बाद पार्लियामेंट शुरू होगा, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि मुल्क के हाकिम के सामने उसकी आंख से आंख मिलाकर के खड़ा होकर के उससे पूछूंगा जरूर कि आपने एक नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या है आपके नारे का सच? क्या यही है आपके नारे का सच?
कि जिस देश में संस्कृत का सूत्र वाक्य है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, क्या यही है आपके इस वाक्य का सच कि 11 बलात्कारी सरकारी शहर पर रिहा कर दिए जाते हैं? जहां नारियों की पूजा होनी थी वहां बलात्कारियों की पूजा करवा रही है गुजरात की सरकार। मैं तो उस हाकिम से यह सवाल पूछूंगा, और जिग्नेश भी मुसलसल ये सवाल पूछ रहे हैं। मेरे भाई, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, लेकिन इस बड़ी लड़ाई में आपको डरना नहीं है, हटना नहीं है मैदान से। हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। या शकील खान साहब बैठे हुए हैं, वजीर पठान साहब, इम्तियाज कादरी साहब, हमारे साथ काम करने वाले शहनवाज साहब, निजामुद्दीन राइन साहब, अनुरोध ललित जैन जी, बाकी आपके कांग्रेस के जो तमाम साथी हैं वो यहाँ बैठे हैं। मैं आज आने का मकसद बस इतना था कि आज से आप इस चुनाव को अपना चुनाव मान लीजिए। आज से इस चुनाव को उसी तरह लड़वाइए जिस तरह आपने पिछली बार लड़वाया था। जिग्नेश, मुझे ये बात पता है मेरे भाई कि लोगों ने सिर्फ आपको वोट नहीं दिया था, मैं तो ऐसी भी खबरें मेरे पास हैं कि माओ ने आपके लिए मुसल्ले पे बैठ के अपने हाथ उठाए थे दुआ के। मुझे ये बात पता है कि लोगों ने रात रात में जाग जाग करके आपके लिए दुआएं की थी, आपकी जीत के लिए दुआ की थी। तो आपके कांधों पे जिम्मेदारियां भी बहुत बड़ी हैं, उन जिम्मेदारियों का बोझ भी आपको उठाना है। लेकिन मैं जानता हूं कि आपके कांधे कमजोर नहीं है, आप जरूर उन जिम्मेदारियों को लेकर के आगे बढ़ोगे। और बड़गाम वालों, ये हुकूमत आपको डराएगी, ये हुकूमत आपको बांटने की कोशिश करेगी, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं डरो मत। मैं राहुल की बात को आगे बढ़ाते हुए लोगों से ये कहता हूं कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। जब जिग्नेश को अरेस्ट किया गया, अहमदाबाद से जब ले जाया जा रहा था, तो मैं जिग्नेश को टीवी पे देख रहा था और मुझे लग रहा था इस शख्स की आंखों में जो सच्चाई और ईमानदारी है वो शायद चीख चीख करके कह रही है कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। तैयार रहिएगा बड़गाम वालों, मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत के नाम का खौफ देता है क्यों? मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी आइडियोलॉजी है, मैं उसे मित्रों में पिरोता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। वो जोश मुझे नजर नहीं आ रहा है जो नजर आना चाहिए। मैं फिर से पढ़ता हूं कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। और इस अहद की सबसे बड़ी सच्चाई अगर बोल सके आपका ये बेटा, आपका ये भाई, आपका ये दोस्त, तो सच्चाई पे मुहर लगाइएगा कि हमने ज़मज़म दिया, आबे गंगा दिया। तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया। तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, तुमने एक रंग
जंग के ख्वाब देखे मगर हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया। ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाए।